Today we are taking up overseas travel insurance. So we have recently launched this product. So this product is recently launched only in this year. आप सभी जानते हैं और आपके पास इसके प्रेजेंटेशंस और एशियाई टाइम्स वगैरह में भी कंटेंट्स पहुँचे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है और प्रोडक्ट पॉपुलर है. तो यू डोंट नीड टू क्रिएट ए फील्ड फॉर दैट, बड़ी इजीली सेलेबल है, लेकिन आपको प्रोडक्ट अच्छी तरह समझ में आना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी पर्सन को अब्रॉड जाना है टू एनी कंट्री, the person is not aware with their laws, rules and regulations of that country. यही होता है ना, आप इंडिया के कानून से, इंडिया की सर्विस्तान से वाकिफ हैं, लेकिन जब आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ का लॉ क्या कह रहा है, रूल्स क्या है वहाँ के, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड. और सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हमें कहीं कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, मे बी काइंड ऑफ सिकनेस, इलनेस और इंजरी और एक्सीडेंट, और वहाँ हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ जाए. तो आपने देखा इंडिया में, तो आपको अगर कोई नॉर्मल मेडिसिन की ज़रूरत हो तो आप किसी भी केमिस्ट के पास गए, आपने मांगा, वो तो ज़रूरत हो. लेकिन हर कंट्री में ऐसा नहीं होता. उसके लिए एक प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, तभी मेडिसिन चाहिए, क्योंकि वहाँ के रूल्स परमिट नहीं करते इस तरीके से फ्री से. तो ये कंट्री टू कंट्री रूल्स रेगुलेशंस डिफर करते हैं. प्लस जब आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको और भी कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं. फॉर एग्जांपल, कहीं पासपोर्ट खो गया या आपका अचानक वॉलेट लूट लिया, किसी ने ले गया, काट के. तो ऐसी सिचुएशंस में आपको उस फॉरेन लैंड पर सपोर्ट करने वाला कौन होता है और कहाँ से आपको ये फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. ये सब चीज़ें इतनी जल्दी मैनेज भी नहीं हो पाती, क्योंकि इनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स हो जो कि आपसे वेल फैमिलियर हो, या तो आपका फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो. अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए इमीडिएटली ये सब चीज़ें अरेंज करना बहुत दिक्कत हो जाती है. तो ये सब चीज़ों को कवरेज आपको चाहिए. एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए जो आपको रेडीली अवेलेबल हो, आपके कंट्रोल में हो, आप उस लॉस को इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकें, उसको असेस करा सकें, उसको इंडemnify करा सकें. And the best way out for this is insurance policy. तो ये ओवरसीज ट्रेवल पॉलिसी नई नहीं है इंडिया में. ऑलमोस्ट ऑल द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर सेलिंग इट. बहुत पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहा है. और टाइम टू टाइम रिवाइज होने के मायने हैं कि कवरेज इसका चेंज होता रहा है. कवरेज किसी भी पॉलिसी का कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है. आप ये देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? एनीवन कैन कंफर्म? ओके. तो जब हमने ये रिसेंटली इसी ईयर में लॉन्च किया है, या यूँ कहें कि इसको इम्प्रोवाइज किया है, पॉलिसी हमारे पास भी पहले से थी, लेकिन इसको थोड़ा कवरेज में चेंज करके और फिर रीलॉन्च किया गया. अब जो रीलॉन्च किया गया है उसकी स्पेशलिटीज आपको जान लेंगे तो कवरेज के बारे में डिटेल पता लग जाएगी. क्योंकि पॉलिसी में क्या कवर है, क्या प्लान्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रीमियम रेट्स हैं, क्या क्लेम प्रोसेस है, क्या उसका यूएसपी रहेगा, ये उस प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो कोई भी पर्सन जो विदेश जा रहा है, जिसको अब्रॉड की ट्रिप लेनी है, वो ये
किसी भी सर्कमस्टांसेस का शिकार हो सकता है, क्योंकि ट्रिप में भी और उस कंट्री में भी ऐसी अनवांटेड इवेंट हो सकती हैं, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट हो गया, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या कोई लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स हो गया, या किसी की डेथ हो गई खास फैमिली मेम्बर की, या किसी वजह से फ्लाइट कैंसिलेशन कराना पड़ गया या डिले हो गई। तो ये सारी चीज़ें किसी भी पर्सन की कंट्रोल में नहीं होती। दीज आर ऑल एक्सीडेंटल थिंग्स विच कैन हैपन एट एनी टाइम विद एनीवन। इन सभी सिचुएशंस में उस ट्रिप पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो ये जो ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, इसकी जो कोर फैसिलिटी है वो है मेडिकल एक्सपेंसेस। कोर इन द सेंस प्राइमरीली जिस पर्पज़ के लिए पॉलिसी बनाई गई है वो है मेडिकल एक्सपेंसेस। लेकिन ये कोर फैसिलिटी होने के साथ साथ इसमें एडिशनल कवरेजेस भी होंगे, जैसे कि चेक बैगेज है, या लॉस ऑफ डिले है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, पर्सनल एक्सीडेंट है। इन सब का कवरेज भी इसी एक पॉलिसी में अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक पॉलिसी के कई प्लान अवेलेबल है। किसी भी पर्सन को अगर फॉरेन जाना है, हम और आप भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई रूटीन में जाने वाला पर्सन भी होता है, जिस तरह का बिजनेस है, या कोई ऑफिस है, या हॉलीडे है, या स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहा है, या लेज़र पर्पज़ के लिए जा रहा है। लेज़र मीन्स छुट्टियाँ वगैरह मनाने, एक्सकर्शन के लिए जा रहा है। तो इन सब पर्पज़ के लिए पॉलिसी दी जा सकती है। रिटेल ट्रेवल पॉलिसी प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड कवरेज फॉर इंडियन रेजिडेंट्स। वर्ल्ड वाइड कवरेज कैसे होगा कि अभी जो हमने पॉलिसी को रीलॉन्च किया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा इंक्लूडिंग वाला प्लान भी लॉन्च किया है। तो पहले भी था प्लान, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान इंक्लूडेड नहीं था। उसको एक्सपेंड करके रीलॉन्च किया गया है। तो पर्पज़ चाहे बिजनेस का हो, ऑफिशियल ट्रिप हो, छुट्टियां मनाने का हो, या स्टडी का हो, इंडियन रेजिडेंट को ये पॉलिसी दी जा सकती है। एनी इंडियन रेजिडेंट हुएवर इज गोइंग अब्रॉड। लेकिन अगर मान लिया वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, तो फिर कवरेज थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वैसे तो कोई भी पर्सन जो अपनी स्पाउस के साथ, या वाइफ के साथ, या चिल्ड्रन के साथ विदेश जा रहा है, तो वो पॉलिसी ले सकता है। अगर वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, तो दो कंडीशंस में ही ये पॉलिसी दी जाएगी। यानी कि वो फॉरेन नेशनल है, और फॉरेन नेशनल इंडिया में जॉब कर रहा है, किसी भी इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी में, वो सैलरी इंडियन नेशनल रुपीज़ में ले रहा है, तो उसको ये पॉलिसी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑस्ट्रेलियन यहाँ इंडिया में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, इंडियन करेंसी में उसको सैलरी पे हो रही है, जबकि उसको अपने घर जाना है या और किसी कंट्री में जाना है, तो ये पॉलिसी अवेल कर सकता है। सेकेंड कंडीशन ये है फॉरेन नेशनल के लिए कि वो डोमिसाइल्ड इन इंडिया है, यानी कि इंडिया में सेटल हो गया है और इंडिया में अपनी इनकम की ITR फाइल कर रहा है। तो केवल दो तरीके के फॉरेन नेशनल्स को ये पॉलिसी अलाउड है। अदरवाइज केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही पॉलिसी अवेलेबल है। फिर दोनों फॉरेन नेशनल्स में आपको रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया में किसी भी इंडिया में एग्जिस्टेड मल्टीनेशनल जॉब कंपनी जॉब कर रहा है, उसको INR में सैलरी ले रहा है रुपीज़ में, या वो फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया में सेटल हो गया है और इंडिया में ITR फाइल कर रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसको ये पॉलिसी दी जा सकती है, जबकि वो फॉरेन नेशनल है। हालांकि पॉलिसी केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है, लेकिन इन दोनों तरीके के फॉरेन नेशनल को भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द प्लान अवेलेबल विद दिस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में 3 प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं। श्री ट्रेवल, श्री ट्रेवल प्लस, श्री ट्रेवल एलीट। तीनों का डिफरेंशिएशन मार्क ये है कि बेनिफिट लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस पहले में कम होगी,
दूसरे में उससे ज़्यादा होगी, तीसरे में और भी ज़्यादा होगी। एडिशनली कवरेज में भी फ़र्क हो सकता है। जैसे एक बेनिफिट ट्रेवल एलिट में ही अलाउ है, बाकी दोनों प्लान में अलाउ नहीं है। तो इस तरीके के ये तीनों प्लान डिज़ाइन किए गए हैं। तीनों का प्रीमियम सेपरेट होगा, तीनों का फाइनेंशियल लिमिट सेपरेट होंगी, तीनों का कवरेज सेपरेट रहेगा और एक किसी भी इंडिविजुअल को ऑफर किए जा सकते हैं। ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी के 3 प्लान तीनों कस्टमर की चॉइस पर डिपेंड करेंगे, जो भी वो अपनी रिक्वायरमेंट और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लेना चाहें ले सकते हैं। ऑल दीज 3 प्लान्स आर अवेलेबल फॉर एवरी कस्टमर हूएवर इज गोइंग अब्रॉड। फिर से सुनना, जो भी कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है उसको ये तीनों प्लान लेने का ऑप्शन है। तीनों में से वो जो प्लान चाहे ले सकते हैं। अब प्लान में बेनिफिट क्या है, क्योंकि असली चीज़ प्लान के बेनिफिट्स पर डिपेंड करती है। मार्केट में हर कंपनी के पास एक पॉलिसी है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस प्लान के साथ कौन कौन से बेनिफिट ऑफर कर रही है, क्या प्रीमियम चार्ज कर रही है। क्योंकि जब ऑनलाइन कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स किया जाता है तो उसमें दोनों चीज़ें निकल के आती हैं। हर कस्टमर चाहता है कि उसकी कम से कम प्रीमियम लगे, लेकिन कम से कम प्रीमियम दे करके भी वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होता कि उसके बेनिफिट्स भी कम हो जाए, तो फिर तो उसका लॉस हो गया। इसलिए पहली प्रायोरिटी कस्टमर की होती है कि बेनिफिट्स ज़्यादा हों, प्रीमियम बेशक थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कोई इशू नहीं, क्योंकि बेनिफिट्स वो कैटेगरी हैं जहाँ पर कि विदेश में उनकी किसी भी कैटेगरी में ज़रूरत पड़ सकती है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कवर होगी कस्टमर के लिए पॉलिसी उतनी ही ज़्यादा यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पॉलिसी में तीनों प्लान 16 बेनिफिट्स हैं। अब ट्रैवल में कुछ बेनिफिट्स कम कर दिए गए हैं, बाकी एलीट तक और ट्रैवल प्लस तक 15 और 16 बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। ये 16 बेनिफिट्स हैं क्या, इंडिविजुअली इसको आप समझेंगे तो आप कस्टमर को ये बता पाएंगे कि हमारी पॉलिसी में क्या क्या रिस्क कवर होती है। तो सबसे पहला जो कोर बेनिफिट है वो है मेडिकल कवर। ये मेडिकल कवर के मायने हैं कि अगर विदेश में जाकर के किसी भी तरीके की सिकनेस, इलनेस, इंजरी या डिसेबिलिटी होती है और वहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं, तो वो एक्सपेंसेस ये पॉलिसी रियम्बर्स करेगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सम इंश्योर्ड लिमिट एज पर प्लान। यानी कि वो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे, पॉलिसी उसको रियम्बर्स करेगी, लेकिन बैरियर ये रहेगा कि जो सम इंश्योर्ड की फाइनेंशियल लिमिट है उससे ज़्यादा पेबल नहीं होगी, इन सिंपल लैंग्वेज। तो एक और बेनिफिट कवर है। सेकेंड इसी से रिलेटेड है, डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इसके मायने क्या हुआ कि अगर विदेश में जाकर के इंश्योर्ड किसी सिकनेस या इलनेस की वजह से किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 2 दिन से ज़्यादा उसे भर्ती रहना पड़ता है, मोर देन 2 कंसेक्यूटिव डेज, तो उसको एक डेली अलाउंस पे मिले। अब डेली अलाउंस की लिमिट और नंबर ऑफ डेज डिपेंड, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो ये डेली अलाउंस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट शामिल है और ये पॉलिसी में पेएबल है। द ओनली कंडीशन इज ही शुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर मोर देन 2 consecutive डेज, यानी लगातार, जैसे कोई लगातार आदमी 5 दिन के लिए भर्ती रहा तो 2 दिन के नहीं, 2 दिन से ज़्यादा हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। थर्ड है डेंटल ट्रीटमेंट। डेंटल ट्रीटमेंट एक ऐसा बेनिफिट है जो कि नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अपनी पॉलिसी में से एक्टिवेट कर देती हैं, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। किसी के दांत में कम दर्द हो रहा है, किसी के ज़्यादा हो रहा है, किसी की हिल गई है, किसी को गड़वाना है, किसी का पूरा सेट हिल गया है, तो ये बड़ा इंटेंसिटी इसकी मेजर नहीं हो पाती है और ज़्यादातर कंपनियां इसको डेंटल ट्रीटमेंट को बेनिफिट को एक्सक्लूड करके रखती हैं पॉलिसी, लेकिन हमारी पॉलिसी में ये शामिल है।
और ये शामिल इस शर्त पर है कि किसी भी इंश्योर को अगर उसके नेचुरल टूथ या उसका पूरा सेट ऑफ टूथ जिसका टीथ बोलते हैं, अगर उसमें किसी तरीके के मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं, those expenses will be reimbursed under the benefit 3 dental treatment category subject to maximum sum insured limit। हर सेक्शन की एक फाइनेंशियल सम इंश्योर्ड लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा किसी भी सेक्शन में पेबल नहीं होगा, लेकिन हर सेक्शन का एक अलग बेनिफिट है और इंश्योर्ड का क्लेम किसी भी इंडिविजुअल सेक्शन में आ सकता है। तो वो जो इंडिविजुअल सेक्शन है उस पर उसी की फाइनेंशियल लिमिट अप्लाई करेगी। अब ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस की लिमिट है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, पॉलिसी में जिस ब्रांड में जितनी $US में लिमिट दी गई है वो मैक्सिमम पेबल, अगर उससे कम का खर्चा हुआ है तो कम पे हो जाएगा। तो दिस इज बेनिफिट 3 डेंटल ट्रीटमेंट। बेनिफिट 4 पर आते हैं, टोटल लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज। नॉर्मली जो व्यक्ति विदेश जा रहा है वो एयर से बाई एयर जाता है। वैसे सराउंडिंग कंट्रीज में ऐसी भी फैसिलिटीज़ हैं कि बाई रोड भी जाया जा सकता है, नेपाल श्रीलंका वगैरह है। तो जहाँ रोड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ रोड से भी जाया जा सकता है, लेकिन जो पर्सन बाई एयर जा रहा है वहाँ चेक्ड इन बैगेज का अगर उसका लॉस हो गया है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जिस प्लेन से आप जा रहे हैं आप एज ए पैसेंजर ट्रेवल कर रहे होते हैं, आपका चेक्ड इन बैगेज अलग से सेपरेटली आता है और फिर वो आपको टर्मिनस पर एरोड्रम पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो वो अगर बैगेज आपका लॉस हो गया, आपको डिलीवर नहीं हो पाया है, तो उसमें क्या सामान है ये तो आप ही को पता है। तो उसकी कंफर्मेशन, उसकी रिपोर्ट के बाद जो भी उस सामान की मार्केट वैल्यू है वो इस सेक्शन में रिएम्बर्स की जाएगी और कस्टमर को पे की जाएगी। मीन्स टोटल लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज भी कवर्ड है। नेक्स्ट बेनिफिट इज डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि जो पर्सन विदेश में जा रहा है वो या तो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जा रहा है, क्या 2 दिन या 4 दिन के लिए, जैसे कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है या कोई लेक्चर देना है या कोई परफॉर्मेंस प्रोग्राम परफॉर्म करना है, और या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि इमीडिएटली उसे जाते अटेंड करनी है। ऐसे सिचुएशन में उसका चेक्ड इन बैगेज उसको इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए। बाई चांस अगर उसका चेक्ड इन बैगेज 12 घंटे तक भी अवेलेबल नहीं हो पाता तो हो सकता है उसका तो लेक्चर ही मिस हो गया या उसका परफॉर्मेंस मिस हो गया या उसकी एक्टिविटी मिस हो गई, तो उसका सारा का सारा पर्पज ही जाने का डिफीट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि चेक्ड इन बैगेज एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट से ज़्यादा तक अवेलेबल नहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस कैटेगरी ऑफ बेनिफिट के तहत उसको जो भी फाइनेंशियल लिमिट है उतना कंपनसेशन पे करें। नेक्स्ट बेनिफिट इज लॉस ऑफ पासपोर्ट। विदेश में जाने के पास आपके पास जो आईडी प्रूफ रहता है वो पासपोर्ट ही रहता है फर्स्ट प्रायोरिटी पर, क्योंकि आपका आधार या आपका पैन कार्ड किसी दूसरे कंट्री में चलता हो ये तो आवश्यक है ही नहीं, लेकिन पासपोर्ट एक ऐसा आईडी प्रूफ है जो कि हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है। अगर पासपोर्ट ही लॉस्ट हो जाता है तो आप वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पासपोर्ट को डुप्लीकेट अरेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर डुप्लीकेट पासपोर्ट सिस्टम के तहत अरेंज तो हो जाता है, लेकिन इसमें एक सेपरेट कॉस्ट आती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी आपके डुप्लीकेट पासपोर्ट अरेंज करने पर जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है दैट विल बी पेड बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू दी मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी डुप्लीकेट पासपोर्ट अरेंज करके देगी,
या ऐसा भी नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी डुप्लीकेट पासपोर्ट अरेंज करने में हेल्प करेगी या फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कराने में हेल्प करेगी, नथिंग लाइक दैट। आपको डुप्लीकेट पासपोर्ट अरेंज अपने लेवल पर, अपनी कॉस्ट पर ही करना है, बट द कॉस्ट इनकर्ड विल बी रियम्बर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। दैट इज द बेनिफिट कवर्ड अंडर बेनिफिट नंबर 6, लॉस ऑफ पासपोर्ट कैटेगरी। बेनिफिट 7 है पर्सनल लायबिलिटी। ये पर्सनल लायबिलिटी विदेश में जाकर के बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि किसी भी पर्सन से, किसी भी थर्ड पर्सन को अगर कोई इंजरी हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, वो वहाँ के लॉ को वायलेट कर देता है, कोई अटैक कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, या उसकी हेल्थ को नुकसान पहुँचता है, या उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ का लॉ भी लागू हो जाएगा उसके ऊपर, और वो लीगली लायबिल भी हो जाएगा। तो लीगली लायबिल है किसी भी थर्ड पर्सन के लिए, इसका मतलब स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी उस एक्सटेंट तक हेल्प करेगी जितना कि पर्सनल लायबिलिटी सेक्शन का सम इंश्योर्ड है, तो वो पर्सनल लायबिलिटी का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। अगर लीगल लायबिलिटी उससे कम है तो कम पे किया जाएगा। तो अगर वहाँ का कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन वायलेट किया गया है, कोई लीगल लायबिलिटी आई है, किसी भी थर्ड पर्सन को बॉडी इंजरी हुई है, या उसकी डेथ हो गई है, या डिसेबिलिटी हो गई है, या हेल्थ को लॉस हुआ है, या प्रॉपर्टी इंजरी हुई है, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, इन दैट केस दिस अमाउंट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट बेनिफिट इज पर्सनल एक्सीडेंट। किसी भी पर्सन के साथ किसी भी जगह पर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दिस इज ए पॉलिसी विच प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड कवरेज फॉर 24/7 आवर्स। वर्ल्ड वाइड कवरेज फॉर 24/7 आवर्स। तो पीए का ये जो सेक्शन है इस ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में, ये भी वर्ल्ड वाइड कवरेज प्रोवाइड करता है। अगर पर्सन को किसी भी चीज़ से टकरा गया है, या किसी ने टक्कर मार दी है, कोई चीज़ उसके ऊपर गिर गई है, या वो खुद कहीं गिर गया है एक्सीडेंटली, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई है, कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो गई है, तो ये सारी इंसिडेंट पॉलिसी पीरियड में हुई है, तो पर्सनल एक्सीडेंट कैटेगरी के तहत उसको जो भी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पेबल है वो पे किया जाएगा। तो बेनिफिट 8 रिलेट्स टू द पर्सन हिमसेल्फ। बेनिफिट 9 हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस। हाईजैक के मायने हैं एरोप्लेन को अथॉरिटीज की कस्टडी से छीन लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना, और क्योंकि उसका जो शेड्यूल्ड है जर्नी का वो सबको डिस्टर्ब कर देगा। ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये कोई भी टेररिस्ट कैसा कर सकता है कि अपनी मांगें मंगवाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, और ऐसा हाईजैक दुनिया के किसी भी हिस्से में होता ही रहता है। लेकिन अगर हाईजैक हुआ है तो नॉर्मली गन पॉइंट पर या पिस्टल पॉइंट पर या ऐसे हथियारों के जरिए होते हैं, और उस केस में पैसेंजर्स के लिए एक ज़बरदस्त डिस्ट्रेस की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि वो जो किडनैपर्स हैं या टेररिस्ट हैं वो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी टाइम नहीं देते, अपनी कस्टडी में रखते हैं, सब गन पॉइंट पर रखते हैं। तो पैसेंजर्स पर डिपेंड करता है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ भी डिजीज हो सकती है, दे ऑल विल कम अंडर डिस्ट्रेस। और कैसा ऐसा किसी एक पर्सन के साथ होता नहीं, क्योंकि ये कॉमन कैरियर है, पूरा का पूरा प्लेन हाईजैक हुआ है, तो किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, और शूट आउट भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी केवल हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस पे करेगी, वो भी इस बेनिफिट नंबर 9 की जो फाइनेंशियल लिमिट है मैक्सिमम इतने अमाउंट के लिए। दिस इज कॉल्ड हाईजैक डिस्ट्रेस अलाउंस।
नेक्स्ट बेनिफिट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब विदेश में किसी को फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए तो विदेश में पैसा मिलना या फाइनेंशियल हेल्प मिलना इट्स अ वेरी टीडियस वर्क, और ख़ास तौर से तब जबकि उस इंश्योर्ड के साथ, उस पॉलिसी होल्डर के साथ, उस पर्सन के साथ उसके फंड की चोरी हो गई है, छीना झपटी हो गई है, डकैती हो गई है, लूट लिया गया है। उस सिचुएशन में क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है, पुलिस की इंफॉर्मेशन भी होगी, पुलिस FIR भी होगी, और वहाँ उसको जो फंड की ज़रूरत पड़ रही है वो ये इंश्योरेंस कंपनी इस बेनिफिट के तहत प्रोवाइड करेगी, सब्जेक्ट टू दी मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट ऑफ दी सेक्शन। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी असिस्टेंस इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर दिस बेनिफिट नंबर 10 सब्जेक्ट टू दी फाइनेंशियल लिमिट ऑफ दी सेक्शन। बेनिफिट 11 पर आते हैं, ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन। कोई भी पर्सन जो विदेश जा रहा है वो कभी भी प्रेफर नहीं करेगा कि उसकी ट्रिप कैंसिल हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी हो सकती हैं जो कि उसकी ट्रिप को कैंसिल करा दें। जैसे भूकंप आ गया, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, या फैमिली में कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कारण हो जाते हैं कि इनकी वजह से ट्रिप कैंसिल करनी पड़ जाती है। अब ट्रिप कैंसिल करेंगे तो फाइनेंशियल लॉस भी होगा, क्योंकि जो आपने पैसा खर्च किया है उसके अरेंजमेंट पर, उसके ट्रेवल पर, वो आपने ट्रिप का उसका फाइनेंशियल लॉस होगा। तो अगर ट्रिप कैंसिलेशन का रीज़न अर्थक्वेक है या स्टॉर्म है या फ्लड है या टेररिज्म है या कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ है, in that case under benefit 11 the company will pay any financial loss incurred by the insured subject to maximum financial limit of this section. Benefit 12 missed flight connection। नॉर्मली जब आप कोई फार ऑफ कंट्री को लिए ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप कनेक्टेड जर्नी पर भी डिपेंड होते हैं, क्योंकि मिड में आपने जर्नी ब्रेक करनी है और फिर वहाँ से आपने सेकेंड फ्लाइट लेनी है। तो ये सब तब पॉसिबल है जब आपका सब कुछ एज पर शेड्यूल चल रहा हो। अब आपकी फ्लाइट लेट पहुँची और वो फ्लाइट पहले से ही टेक ऑफ कर गई तो फ्लाइट मिस होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जर्नी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इन दैट केस ऑफ फेलियर, यहाँ पर कि कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्ड फ्लाइट कनेक्शन में जो मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट फिक्स की है उतने तक की इंडेमनिटी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बेनिफिट 13 इज ट्रिप डिले। ट्रिप डिले के लिए कुछ खास रीज़न होते हैं। कोई पर्सन ट्रिप डिले नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि ट्रिप डिले में हो जाती है। जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कोई टेररिज्म इवेंट हो गई, तो ट्रिप डिपेंड करता है कि कितने घंटे, कितने टाइम, कितने दिन के लिए डिले होगी। और ऐसे टाइम पर if the departure of the insured gets delayed at the place of origin, जहाँ से कि जर्नी स्टार्ट हो रही है वहीं से डिले हो गया, or intermediate report arising out of the earthquake, in that case this delay section will pay the financial limit of this section as maximum liability. Second benefit is goal for in one। यह अकेला एक ऐसे बेनिफिट है जो कि सिर्फ एलीट प्लान में कवर्ड है, बाकी दोनों प्लान में कवर्ड नहीं। गोल फॉर इन वन के मायने हैं जो भी इंश्योर्ड है, अगर वो गोल्फ प्ले करता है, गोल्फ खेलता है और वो यूनाइटेड गोल्फर्स एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड गोल्फ कोर्स में खेल रहा है, वहाँ अगर वो होल इन वन नहीं कर पा रहा है, होल इन वन इज एन एक्टिविटी होती है होल गोल्फ गेम, जिसमें एक ही अटेम्प्ट में बॉल होल में डालना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर उसको
उस पर कॉस्ट लगती है या उसको पार्टी देनी होती है, जो भी गेम का रूल है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया, क्योंकि सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस ही हैज टू इनकम। तो इस केस में इस सेक्शन की मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट है $500। If the insured fail to achieve hole-in-one under the elite plan, company will pay $500। ये अकेला ऐसा बेनिफिट है, बेनिफिट 14, जो कि ट्रैवल प्लान में कवर नहीं है, ट्रैवल प्लस में कवर नहीं है, सिर्फ ट्रैवल एलीट में कवर नहीं है। बेल बॉन्ड इंश्योरेंस बेनिफिट 50। बेल बॉन्ड इंश्योरेंस के मायने क्या? फॉरेन में अगर इंश्योर अरेस्ट हो जाता है वहाँ के किसी रूल के या किसी लॉ के वायलेशन पर, एनी इनएडवर्टेंट वायलेशन ऑफ द लॉ इन द कंट्री ऑफ ट्रैवल, जिस कंट्री में भी गया, अरेस्ट हो जाता है, यानी कि पुलिस कस्टडी में होता है, तो उसके बेल के लिए बेल बॉन्ड चाहिए। बेल बॉन्ड हमेशा फाइनेंशियल वैल्यू का होता है। तो अप टू दी $500 वैल्यूएशन तक के लिए इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट 15 के तहत बेल बॉन्ड प्रोवाइड करती है। ये ट्रैवल प्लस में और ट्रैवल एलीट में कवर्ड है, ट्रैवल प्लान में कवर्ड नहीं है। एंड द लास्ट बेनिफिट इज ट्रिप कर्टेलमेंट। ट्रिप कर्टेलमेंट का मतलब है कि जितने डेज की आपकी जर्नी है उसमें से डेज कम कर दिए जाए, कट किए जाए। ऐसा नॉर्मल सिचुएशंस में तो नहीं होता, लेकिन कुछ खास सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे पर्सन अब्रॉड में गया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन उसकी फैमिलियों को एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, या उसको खुद को कोई सीरियस इंजरी हो गई है, कोई सडन सिकनेस हो गई है, या उसकी वाइफ को या बच्चे को कुछ हो गया है, या प्लेन हाईजैक हो गया है। इन सभी सर्कमस्टांसेस में ट्रिप को कर्टेल करना पड़ सकता है। कट शॉर्ट, कर्टेल मीन्स कट शॉर्ट, तो उसको ये पीरियड कम करना पड़ जाएगा। इसकी वजह से उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ऐसे केस में नॉमिफाई द मैक्सिमम फाइनेंशियल लिमिट ऑफ दिस सेक्शन प्रोवाइडेड द ट्रिप इज कर्टेल्ड बिकॉज ऑफ द accidental death, serious injury, sudden sickness of the spouse or children, or hijack of an aircraft. अब 16 बेनिफिट है। इन 16 बेनिफिट को आप अच्छी तरीके से समझ लें। मैं आपको शीट एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ये शीट है ट्रैवल प्लान की। इसमें 3 प्लान आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री ट्रैवल प्लस और श्री ट्रैवल एलीट। तो ये प्लान 90 डेज से 55 ईयर्स तक के पर्सन को दिया जा सकता है। 90 डेज का मतलब 3 महीने से ज़्यादा का कोई भी बच्चा है उसको भी प्लान दिया जा सकता है। अगर इस पास जाएगा तो अपने 3-4 महीने के बच्चे को छोड़ के छोड़ जाएगा। और 3 प्लान है, श्री ट्रैवल प्लस और श्री ट्रैवल एलीट। अब जो कोर बेनिफिट है मेडिकल एक्सपेंसेस का, वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर है, क्योंकि श्री ट्रैवल जो कि लोअर प्लान है जिसका प्रीमियम भी कम है, उसमें केवल $50,000 तक का मेडिकल कवरेज। इससे बड़ा जो श्री ट्रैवल प्लान है या श्री ट्रैवल प्लस प्लान है, उसमें जो कवरेज है वो $1 लाख तक का है। ये $1 लाख इसलिए बताया जा रहा है कि कन्वर्टेड वैल्यू इसकी 70 और 75 टाइम और वाट एवर रेट इज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम वो मिल जाएगी। तो ये 1,75 लाख हो सकता है। तो $1 लाख इन श्री ट्रैवल प्लस। थर्ड है श्री ट्रैवल एलीट। श्री ट्रैवल एलीट में है $2 लाख।
तो श्री ट्रेवल एलीट का जो 2 लाख रुपीज़ का जो मैक्सिमम लिमिट है, उसके साथ इसमें एक और बेनिफिट ये है कि इसमें ऑल 16 बेनिफिट्स आर कवर्ड, जबकि ट्रेवल प्लस में एक गोल्फर्स वाला कवर नहीं है, गोल्फर होल इन वन। और श्री ट्रेवल में 5 सेक्शंस कवर नहीं है: ट्रिप कैंसिलेशन एंड इंटरप्शन, ट्रेवल डिले, गोल्फर्स होल इन वन, बेल बॉन्ड और ट्रिप कंटेनमेंट। हर सेक्शन की एक फाइनेंशियल लिमिट है। फॉर एग्जांपल डेंटल ट्रीटमेंट है। अब डेंटल ट्रीटमेंट तीनों सेक्शन में सिमिलर है, $250, तीनों सेक्शन में सिमिलर है। लेकिन ये लिमिट डिफर करेगी पर्सनल लायबिलिटी के केस में। पर्सनल लायबिलिटी श्री ट्रेवल में केवल $25,000 है, ट्रेवल प्लस में $50,000 है और ट्रेवल एलीट में भी 50,000 है। तो सेक्शन टू सेक्शन लिमिट भी डिफर करती है। 16 सेक्शन की हर प्लान की लिमिट डिफाइन की हुई है। इसके अलावा जहाँ डेज और टाइम का मैटर है, वहाँ डेज और टाइम भी डिफाइंड है। जैसे चेक इन बैगेज 12 आवर तक नहीं मिला, डिले ऑफ मोर देन 12 आवर्स है, तो लॉस पेबल है। इसी तरीके से कंपल्सरी डिडक्टिबल $100 का है। हर क्लेम पर $100 कटेंगे, उसके बाद ही क्लेम पे होगा। अलग सेक्शन के लिए अलग डिडक्टिबल भी है। हॉस्पिटलाइजेशन के केस के लिए 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज होने चाहिए। इस तरीके से हर सेक्शन की जो भी बेनिफिट्स की अवेलेबिलिटी है वो सब दिखाएंगे। अब आते हैं कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा। तो पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज़ें हैं: एज, डेज ऑफ ट्रेवल एंड कंट्री ऑफ विजिट। एज, डेज ऑफ ट्रेवल एंड कंट्री ऑफ विजिट, और तीनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एज का फैक्टर आपको इस तरीके से डिसाइड होगा कि कोई पर्सन मान लिया 40 ईयर्स एंड 7 मंथ का है, तो उसको राउंड ऑफ करके ईयर को 41 कर दिया जाएगा। और कोई पर्सन 40 ईयर्स एंड 4 मंथ या 5 मंथ का है, तो उसको राउंड ऑफ करके 40 ईयर्स ही कर दिया जाएगा। मीन्स 6 मंथ इज द क्राइटेरिया। So for the purpose of premium to be charged, the completed age of the person would be taken into consideration. पूरे कितने साल उसको कंप्लीट हो गए हैं, इस पर बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। ये एज फैक्टर है। सेकेंड है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि प्लान बेसिकली मैक्सिमम 180 डेज के लिए अवेलेबल है। कोई सा भी प्लान ले लीजिए, मैक्सिमम 180 डेज के लिए। कम से कम लेना चाहे तो 4 दिन के लिए भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 180 डेज के लिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये प्लान तीनों ही पॉलिसी के तहत एक्सटेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये कंडीशनल होगा, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ओवरसीज ट्रैवल पॉलिसी ले रखी है 60 डेज के लिए, और मैं न्यूयॉर्क में, अब मुझे इसको कोई फर्दर असाइनमेंट मिल गई है, तो मुझे उसको 100 डेज के लिए एक्सटेंड करा, तो मैं करा सकता। मुझे क्या करना होगा कि पहली चीज़, मेरी पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई, उससे पहले मैंने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दे दी कि आई वांट दी एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी। सेकेंडली, मैंने अभी तक इन पॉलिसी में 60 डेज की जो पॉलिसी ली हुई है, बेसिक उस पर कोई किसी तरीके का क्लेम नहीं लिया, मेरी हेल्थ गुड कंडीशन में है, और मुझे केवल पॉलिसी पर एक ही एक्सटेंशन चाहिए। आप बता दें मुझे कैसे और कितना एक्सटेंशन दे सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैक्सिमम आपको 180 डेज तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। मुझे हालांकि 100 डेज की जरूरत, तो मैं 100 डेज चलेगा।
अब इससे ये प्रूव होता है कि बेसिक पॉलिसी 180 डेज के लिए है और मैक्सिमम एक्सटेंशन भी 180 डेज के लिए दिया जा सकता है। इट मीन्स अंडर नो सर्कमस्टांसेस दिस पॉलिसी विल एक्सीड मोर देन 360 डेज। तो मैक्सिमम कवरेज पॉलिसी में कितना हो सकता है? 360 डेज इंक्लूडिंग ओरिजिनल प्रीमियम। ये खास तौर से ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंशन लेना। अगर पॉलिसी पे क्लेम नहीं आया तो ही एक्सटेंशन मिलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ देना होगा। एक्सटेंशन पिछले पीरियड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो 60 दिन की पॉलिसी हो सकती है, 120 दिन की भी हो सकती है, 180 दिन की भी हो सकती है, लेकिन जो एक्सटेंशन मिलेगा वो मैक्सिमम 180 डेज के लिए मिल सकता है। उसमें से जितने दिन का कम लेना चाहें कम भी मिल सकता है। तो पॉलिसी दोनों पीरियड को मिला करके, इनिशियल पीरियड एंड एक्सटेंशन पीरियड को मिला करके मैक्सिमम 360 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं हो सकती। दिस इज एक्सटेंशन। थर्ड है कंट्री ऑफ विजिट। दिस पार्ट वाज मॉडिफाइड। पहले प्लान में ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्री शामिल नहीं थे। कोई भी पर्सन अगर फॉरेन विजिट कर रहा है तो उसको 2 ग्रुप में पॉलिसी आज अवेलेबल है। पहला ग्रुप है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा। दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। दूसरा प्लान जो है वह है एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा। दैट मीन्स इन 4 कंट्रियों को छोड़ करके कहीं भी जा सकता है पूरी दुनिया। अगर 4 में भी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन पॉलिसी में उसको कुछ भी हो जाता है तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा, उसको कवरेज नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी में उसने जो ऑप्ट किया है अपना ग्रुप वो है एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड कनाडा। और बाई चांस उसको मान लिया गया तो है दुबई, दुबई से उसको जाना पड़ गया कनाडा, तो वो जा सकता है। पॉलिसी की वजह से उसका प्रोग्राम नहीं चेंज होगा। हाँ, लेकिन अगर वहाँ जा करके उसको कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मेडिकल फैसिलिटी है, कोई क्लेम नहीं, जो कि पॉलिसी में लिस्ट तो कवर्ड है, लेकिन पॉलिसी पे इसलिए नहीं करेगी कि वो कंट्री कवर्ड नहीं। तो एक्सक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड कनाडा प्लान लिया गया, तो इन 4 कंट्रियों को छोड़ करके दुनिया के किसी भी कंट्री में जाने पर रिस्क कवर। क्लेम प्रोसेस बड़ा सिंपल होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएट इंटीमेशन देनी होगी और उसके बेसिस पर ही इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करेगी। पॉलिसी की सेल भी बड़ी सिंपल है, ऑनलाइन पोर्टल पर भी अवेलेबल है, फाइनेंशियल एडवाइजर से भी अवेलेबल है, ली जा सकती है, और इस लिंक पर ऑनलाइन पोर्टल पर इसको देखा जा सकता है। और इसमें कुछ स्पेशल नोट्स ये हैं कि हमारी कोई भी ब्रांच इस पॉलिसी को इश्यू कर सकती है थ्रू नोवो। शर्त है कि पर्सन जो पॉलिसी ले रहा है उसकी एज 55 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इज 55 ईयर्स। और जो पॉलिसी के की फीचर्स है वो एज इट इज रहेंगे, और वैसे जितने भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी भी कैटेगरी में क्लेम आया तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। तो जो पॉलिसी रिलॉन्च की गई इसके पीछे पर्पज यही था कि प्रोडक्ट तो वही है, बेनिफिट भी वही है, लेकिन कंट्रीज़ का एडिशनल कवरेज बढ़ा दिया गया। अब कुछ कंपनियों की पॉलिसी में हाईजेक डिस्टेंस अलाउंस कवर नहीं है, पेन बॉन्ड इंश्योरेंस कवर नहीं है। तो ये हमारे यूएसपी है, हम ये पॉलिसी में प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मीन पीपल मस्ट कम टू अस। Secondly, online facility available. Thirdly, travel days are grouped rather than to calculate on the day basis. क्या मतलब होगा इसका कि अगर आपको 144 दिन के लिए जाना है तो 144 के बेसिस पर प्रीमियम नहीं निकालना। प्रीमियम निकालने के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो जो ग्रुप है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो ग्रुप कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे, प्रीमियम उसके बेसिस पर कैसे चार्ज किए जाएंगे। कई कंपनियों की पॉलिसी में केवल 2 ही ग्रुप होते हैं, और कई में 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारे में 2 ग्रुप हैं।
मैक्सिमम एज लिमिट 55 है। किसी भी केस में पॉलिसी इशुएंस में अगर कोई दिक्कत आती है तो अंडरराइटिंग पॉलिसी इशुएंस का फर्स्ट एस्केलेशन, सेकेंड एस्केलेशन के मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब देखिए प्रीमियम किस तरीके से ग्रुप किया गया है। ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के 3 प्लान हैं, ट्रैवल, ट्रैवल प्लस और ट्रैवल लीड। तीनों का मेडिकल एक्सपेंसेस का लिमिट है डिफरेंट। ट्रैवल में $US $50,000, ट्रैवल प्लस में $1 1 लाख और ट्रैवल अलग में 2 लाख। 2 ग्रुप है हमारे पास, एक्सक्लूडिंग यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान और इंक्लूडिंग यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान। डेज ऑफ ट्रेवल कस्टमर ने अपनी चॉइस से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि उसका पर्पज़ क्या है ये उसी को पता है। वो बिजनेस पर्पज़ पर है, स्टडी पर्पज़ पर है, सर्विस के काम से जा रहा है, छुट्टियाँ मनाने जा रहा है, ये सब पता है। लेकिन जब प्रीमियम कैलकुलेट होगा पॉलिसी का तो ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इसको सेलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो 100 डेज के लिए जा रहा है इनिशियली और ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अब उसकी उम्र 38 साल, क्योंकि ये जो प्रीमियम चार्ट है ये फॉर 90 डेज टू 40 ईयर्स, 100 डेज के लिए जा रहा है। यूएसए या कनाडा जा रहा है, एज उसकी 38 है, प्लान उसने $1 लाख $US वाला यानी कि ट्रेवल प्लस सेलेक्ट किया है, तो उसको प्रीमियम देना होगा 8419। अब ये जो प्रीमियम है ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी मान ले 8419 पर आपको एक्स्ट्रा 18% प्रीमियम नहीं लेना है, आपका पूरा प्रीमियम इसमें शामिल है। ये चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई पर्सन सिर्फ 30 दिन के लिए जा रहा है और वो पास में ही कुवैत जा रहा है और उसे पॉलिसी लेनी है, 30 दिन के लिए जा रहा है, कुवैत जा रहा है और प्लान उसने लिया केवल श्री ट्रैवल, तो श्री ट्रैवल का 30 दिन का प्रीमियम कैसे निकलेगा? 29 to 35 डेज वाले ग्रुप में आए 1282 प्रीमियम। Now this premium is final including GST, no extra money is required. ट्रैवल का तो 1282 और अगर उसने ट्रैवल प्लस प्लान लिया है तो 133 बना, ट्रैवल एलीट ले रहा है तो 1479। एज यहाँ मायने रखती है, क्योंकि ये जो प्रीमियम चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ 9 to 40 ईयर्स तक के पर्सन का है। और प्रीमियम में इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा कि अगर आपने इंक्लूडिंग यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया प्लान, जापान वाला प्लान लिया है तो फिर प्रीमियम में रेट तो इंक्लूडिंग जीएसटी होगा, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल से देखें कि 180 डेज का इनिशियल प्लान लिया गया और ट्रेवल एलीट प्लान लिया और 30 साल का बनता है, तो उसका प्रीमियम बना केवल 7458 इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन अगर यही उसने इंक्लूडिंग यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान वाला प्लान लिया है तो ये प्रीमियम उसको मोर देन डबल होगी, 16,112। तो उससे कंट्री स्पेसिफिक होना चाहिए जब भी आप प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं या प्रीमियम इशू कर रहे हैं, कौन सी इशू कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री से पता लग जाएगा। प्लस प्लान उसकी चॉइस पर उसने छांट लिया होगा, क्योंकि यूएसए इंक्लूडिंग यूएसए वाले में कैटेगरी में आ रहा है या एक्सक्लूडिंग वाले में आ रहा है, और नंबर ऑफ डेज
डिपेंड करेंगे इस बात पर कि वो कितने दिन के लिए जा रहा है, उसकी खुद की चॉइस पर। तो ये कैटेगरी है सिर्फ 90 डेज से 40 ईयर्स वाले के लिए। सेकेंड चार्ट जो अवेलेबल है हमारे पास वो है 41 या 255 ईयर्स। अब इसमें से भी प्रीमियम लेना बिल्कुल सिंपल है। प्रीमियम रेट इंक्लूडिंग जीएसटी है, वही तीनों प्लान है, वही तीनों का मेडिकल कवरेज है, वही दोनों ग्रुप हैं और वही नंबर ऑफ डेज का ग्रुप है। यहाँ सिर्फ डिफरेंस आया एज ग्रुप में 41 ईयर्स टू 55 ईयर्स। तो प्रीमियम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रीट का एग्जांपल लिया था 150 डेज या 180 डेज वाले लिया था, 180 डेज वाले देख लेते हैं एग्जांपल। ट्रैवल एलीट का प्रीमियम था 9371 इंक्लूडिंग जीएसटी। पर्सन में भी 51 ईयर ऑफ एज। ट्रैवल एलीट प्लान है 180 डेज के लिए जा रहा है, प्रीमियम है 9371 इंक्लूडिंग जीएसटी। लेकिन ये कब है? जब वो जा रहा है किसी ऐसे कंट्री में जिसमें कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब में नहीं। अगर यूएस से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान वाला ग्रुप कुछ लेता है, इंक्लूड करता है, तो प्रीमियम 3 गुना हो जाएगा लगभग। क्योंकि 8,000 ये 9,371 का प्रीमियम आप यहाँ 27,911 हो गया। तो डिफरेंस आपको यही समझना है सर। चार्ट से पहले प्रीमियम कैलकुलेटेड है इंक्लूडिंग जीएसटी है। तीनों प्लान का प्रीमियम बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रुप वन का देखना है कि कौन से ग्रुप में वो जाना चाहता है, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक्सक्लूडिंग। सम इंश्योर्ड फिक्स है, नंबर ऑफ डेज उसकी चॉइस पर है, प्लान उसकी चॉइस पर है, एज उसके जितने एज का है उतना होगा। तो ये जो पॉलिसी डिज़ाइन की गई है बहुत अच्छी पॉलिसी है, सेलेबल पॉलिसी है। 3 प्लान है बस, किसी भी पर्पज़ के लिए दी जा सकती है, चाहे बिजनेस पर्पज़ हो, हॉलीडे पर्पज़ हो, स्टडी पर्पज़ हो। प्रीमियम चार्ट अवेलेबल है, ब्रांच भी इशू कर सकती है। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? जी जी हाँ, ये तो पहली कंडीशन है। और ये कंडीशन ये है कि जब तक इस क्लब की रिकॉग्नाइज्ड गोल्फ कोर्ट में वो नहीं खेलेंगे तब तक उनको ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। और ये जिस कंट्री में भी है, यूनाइटेड गोल्फर्स एसोसिएशन, यूनाइटेड स्टेट कह लीजिए, यूनाइटेड स्टेट गोल्फर्स एसोसिएशन, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है। यहाँ स्टेट लिखना भूल गए बस, यूएसजीए है। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। इसको हाँ इसको करेक्शन कराया, बिल्कुल सही आपके कहा। चलिए नहीं है,
में ऑप्शन तो है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उनमें से आप अंडरराइटिंग से रिलेटेड मेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो आपको मैं पेपर भेज रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए। अच्छा, आपका मेल आईडी बोलिए। अच्छा,